जावेद भाई, जावेद अख्तर शायर क्यों है, लिखारी क्यों है? आपके घर में सब शायर थे तो नहीं, ऐसे हो ये गए तो या नहीं, आप? नहीं ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं होता कि, बल्कि अजीब बात मैं बताऊं कि तरक्की पसंद तहरीक के जो अ, अदीब और शुरा थे, उनमें से उनके जो बच्चे हैं उनमें से ज़्यादातर का कोई बराह रास्त अदब से वास्ता नहीं रहा है। ये मैं और मेरा भाई तो ज़रूर शायरी करते रहे। मेरा छोटा भाई सलमान जो है, जो साइकोएनालिस्ट है बाय प्रोफेशन, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड पोएट। तो अ, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी जो बच्चे हैं बड़े बड़े अदीबों के, शायरों के, वो अदब में नहीं है, वो किसी और काम में है। और दोनों ही बातें होती है। होता यह है कि जब हम देखते हैं कि हमारा बाप या हमारी माँ जो तख्लीकी कामों में है, और उसका ना दुनिया में कोई बहुत अप्रिसिएशन है, ना उसका कोई कॉम्पनसेशन है, ना रेमुनरेशन है, तो उनको लगता है कि जो बेकार काम है, हमारे माँ बाप ने इतना सिंसियरली किया, उन्हें मिला क्या? तो वो दूर हो जाते हैं उससे। ये इस पे रिएक्शन यूं भी हो सकता है कि क्योंकि मेरे माँ बाप लिखते थे तो मैं भी लिखूं, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि मेरे माँ बाप लिखते थे और मैंने देखा कि उन्हें कुछ नहीं मिला इससे, तो मैं क्यों करूं ये काम। और ये दोनों रिएक्शन जायज हैं एक तरह से। तो ऐसा नहीं है कि जो शायर है उनके बच्चे शायर हो जाते हैं, और जो अदीब है उनके बच्चे तो अदीब हो आप जाते कैसे पहुंचे इस हैं। हो भी रास्ते पे? सकते हैं, दोनों ही बातें, और नहीं भी हो सकते। सच ये है कि मैं 15-16 साल की उम्र में मुझे मालूम हो गया था कि मैं शेर मौजू कर सकता हूँ। मैं कॉलेज में भोपाल में था, जहाँ बहुत शायर थे, और भोपाल में बहुत से अच्छे शायर गुमनाम रह गए। उनके मैं आपको शेर सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी शायरी है कि अख्तर सईद साहब एक शायर थे। हमने तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया, हाँ। हमने तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया। जी कर दिखा दिया। अब ये सवाल क्या है कि फिर दिल का क्या हुआ? हाय हाय, वाह 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 क्या बात, वाह वाह। क्या बात। ये शेर देखिए। क्या? तुम्हारा एक दूसरे शायर, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, हाँ। मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। वाह वाह वाह। कैसे अच्छी अच्छी शायरी भोपाल में होती थी। और मैं जब पढ़ता था उस जमाने में मुशायरे सब अटेंड करता था। और मुझे शेर तो 12-13 साल की उम्र से ही बहुत याद थे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया था कि अलीगढ़ में मैं बैतबाजी की टीम में था अपनी स्कूल की, और यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में जाता था। मुझे डॉक्टर राही मासूम रजा ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। एक अपने मजमून में लिखा था कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें सबसे ज्यादा शेर सरदार जाफरी और जावेद अख्तर को याद है। तो मुझे शेर बेपनाह याद थे, अब भी हैं। लेकिन कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं, मुझे ऐसा लगता था, तो मैंने नहीं की। और वो इसी वजह से नहीं की कि मैं, मेरे मामू मजाज थे, मेरे बाप जान अख्तर थे, मैंने देखा था इन लोग को, इन्हें क्या मिला है और क्या फ़ायदा हुआ। नाम वाम है, हाँ साहब बहुत बड़े शायर थे थे, मैं ज़िंदगी कैसी गुजरी उनकी मैंने करीब से देखी है। मजाज की ज़िंदगी मेरी, जब मजाज की डेथ हुई तो मैं 11 साल का था। मुझे तो 3-4 साल की उम्र से सब कुछ याद है। तो कहीं ये होता है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो बनिया का लड़का कितना भी रूठ जाए, दिन भर दुकान पे ना बैठे, शाम को आके बैठ ही जाता, बेचारा जाएगा। तो ऐसे ही मैंने तो शायरी उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में आमतौर से लोग शायरी छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से मैं 30-31 साल का था। आप अगर बड़े अदीबों को देखेंगे, शायरों को, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अंग्रेजी लिटरेचर में भी, जो क्लासिकल पोइट्स हैं, उनका ज़्यादातर कम काम उम्र तो के। उनके 20s में है। और शायद इसी वजह से मेरी तो इसलिए कहते हैं कि बड़ा नावल जो है वो हमेशा 30 साल से पहले रेट कर चुका होता कर, है। ये आग का दरिया जो है 30 बरस की उम्र में एनी आपा का रिलीज हो गया था, पब्लिश हो गया था। 30 साल की थी वो जब। तो इसके मतलब लिखा तो 20s में है उन्होंने। कीट, शेले, बायरन, ये सारे के सारे इनके काम वही 20s के हैं। तो जावेद भाई ये बताइए कि जो ऐसा कौन सा शायर है या ऐसे कौन से शोरा हैं जो अगर निकाल दिए जाएं तो जावेद अख्तर नहीं बचेंगे? मैं समझता हूँ सबसे पहली जो तहरीक मेरे अंदर शायरी की पैदा हुई, दिलचस्पी पैदा हुई, तो तरक्की पसंद शायर थे, क्योंकि घर में भी वही एटमॉस्फेयर था, वही वैल्यू सिस्टम था एक। लेकिन उसके बाद जिन शायरों को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, अब
गालिब और मीर के बारे में कहना कि मैंने एडमायर करता हूँ, कहने की जरूरत नहीं है। अब आसमान आसमान है और आसमान पे सूरज है, तो ये बड़ी ऑब्वियस बात है, तो करनी भी नहीं चाहिए, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड बात है। लेकिन फिराक, फैज, ताहिर एक कॉलेज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था, अब उतना बुखार नहीं रहा, लेकिन एक वक्त था कि उनसे हम बहुत इम्प्रेस थे। मैं फिराक साहब से बहुत इम्प्रेस आज भी हूँ, और मैं फिराक साहब को उर्दू के अगर 3-4 बड़े गज़ल गो का नाम लेंगे तो मैं उसमें फिराक साहब का नाम लूँगा। मतलब गालिब और मीर के बाद अगर मैं गज़ल का सबसे बड़ा शायर मानता हूँ, मीर और गालिब के बाद, तो मैं फिराक साहब। क्या बात। तो ये सब लोग, मगर अच्छी बात क्या है कि मैंने बहुत लोगों को एडमायर किया। शुक्र ये कि अगर कहीं मैंने एक को एडमायर किया होता तो मैं नकलची हो जाता। मगर जब आप बहुत से लोगों को एडमायर करते हैं तो कुछ कुछ इन्फ्लुएंस अलग अलग जगहों से आते हैं, और कुछ फिर आप खुद भी सोचते हैं, तो वो एक नई बात बन जाती है। अरे जावेद भाई, एक एक क्रिएटिव फियर होता है, यानी आप क्या लिखें क्या नहीं लिखें, और हमारे जैसे माशरों में ये मौजूद रहता है। बहुत सारे समाजी मसाइल हैं, मजहबी मसाइल हैं, नज़रियाती मसाइल हैं, हम जिस घर में पले बड़े होते हैं वहाँ के अकदार वगैरह, तो हमें बताया जाता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जबकि दूसरी जानिब जो तख्लीकी काम है वो तो होता ही उस वक्त है जब व्हेन यू पुश द बाउंड्रीज। तो आप क्या समझते हैं कि ये 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 जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ हमारे उस खित्ते में है, और आप एज ए फर्द भी कि कहाँ देखते हैं जो क्रिएटिव फियर है कि लिखा जाए या ना लिखा जाए? ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया है, और ये बहुत अहम सवाल किया। आप जरा उर्दू की तारीख देखिए, हमारी तो मादरी जबान उर्दू है। शुरू से जहां से उर्दू शुरू हुई है, उर्दू शायरी एग्नोस्टिक है, अगर एथिस्टिक नहीं है तो। उर्दू शायरी कंजर्वेटिव आइडियाज और आइडियोलॉजीज के खिलाफ रही है पहले दिन से। मगर इस तरह का एहतजाज हमें उर्दू नस्र में कम मिलता है। अच्छा, और इन शोरा को जिन्होंने ये सब लिखा, वो कायम हो के मीर हो के गालिब हो कि काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा में शेख, कुछ कसरे दिल नहीं कि बनाया ना जाएगा। क्या कहना है, वाह वाह, जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। वाह वाह वाह। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये बातें शायरी में कही गई, मगर ये बातें नस्र में मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेंगी। तो कहीं मेरे ख्याल से माशरे का जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है, लिवरेज जो है वो शायर को है, लेकिन वो लेवरेज नस्र निगार को नहीं है, शायर को एक मार्जिन है। और यही वजह है कि जो हमारे समाज की और हमारे माशरे की जो आज़ाद ख्याली थी, उसने अपना इजहार शायरी में पाया, नस्र में नहीं इतना पाया। नस्र में इतना नहीं है। तो क्या वजह, नस्र के लिए टॉलरेंस क्यों नहीं है सोसाइटी में? क्या इसकी ये शायरी को दरअसल असल में शायरी में तमाम बातों के बावजूद एक लज्जत भी है, एक मौसीकी है, एक थोड़ा सा मेटाफोरिक चीज है कि आप कहते हैं तो। और आदमी अगर शायरी पे ज्यादा एतराज करे तो वो कुछ एक बदलौक आदमी लगता है, और ऐसा लगता है भाई तुम समझते ही नहीं हो शायरी को। ये नस्र में जो कुछ लिखा गया वो बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट है, प्रोजेक है, और वो सही, उसमें झगड़ा हो जाता है। शायर को बहुत एल्बो रूम होता है। तो यही वजह है कि जो हमारे माशरे की, जिसकी ज़बान उर्दू रही है, उसने अपनी आज़ाद ख्याली, अपना एहतजाज और अपना इख्तिलाफ शेख जी से शायरी में बयान किया, और शायरी और इसकी मकबूलियत थी। इसकी वजह यह है कि ये जो इख्तिलाफ राइट विंग से या रेग्रेसिव थॉट से हर आदमी के दिल में मौजूद था, तभी तो वो शायरी से कनेक्ट हुआ, वरना वो इसके खिलाफ हो जाता। अच्छा, ये जो क्रिएटिव स्ट्रगल है, हम देखते हैं कि अब माशरा प्रोसीड कर रहा है, और ज़ाहिर है अब दुनिया भर के जितने भी लिटरेचर हैं उनमें नए नए मज़ामीन आ रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ उसी कदर मज़ामीन आ रहे हैं? हमारे यहाँ अल्फाज तो ज़ाहिर है कई लोग हैं जो नए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ना कि आप शायरी में नए मज़ामीन लाएं, तो वो नए अंग्रेज़ी के अल्फाज उठा के शेर में लिख देते हैं कि भाई हम जदीद कर दिए। मज़ामीन की किल्लत आपको लगता है हमारे यहाँ है या नहीं है?
मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि ये जो हकीकत जो है वो इसके कहीं एक ट्वेलाइट जोन में है ये कि जब मैं नए शायरों के शेर सुनता हूँ तो उसमें डिक्शन की एक फ्रेशनेस भी दिखाई देती है, उसमें मौजूआत की भी कुछ अनोखापन दिखाई देता है जो इस तरह के शेर पहले नहीं मिलते। अब एक कोई यंग लड़का है, मैं ये बहुत शर्मिंदा होता हूँ, मुझे शेर याद रहते हैं, शायर का नाम भूल जाता हूँ, तो मैं उससे माफ़ी के साथ उसका शेर सुनाता हूँ। अब देखिए, और अब उठना पड़ाना पहली सबसे, और अब उठना पड़ाना पहली सबसे, कहा भी था कि पीछे बैठते हैं। अब ये शेर आज से 40 साल पहले 50 साल पहले का नहीं हो सकता, ये अभी का है। तो नई जबान और नई बात और नए तरीके से कही जा रही है, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत से शेर है। उसका वो जिया मस्कूर है, मुझे बहुत पसंद है, का कि आपका काम हो गया साहब, लाश दरिया में फेंक दी मैंने। अब ये आप 50 साल पहले गजल में शेर सुन सकते थे कि ये नहीं देखते अजहर फराख है वो भी नौजवान लड़का, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो ये नया लहजा है, नई बातें हैं और नए तरीके से कही जा रही है और मेटाफर नया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। अब हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे नौजवान शायर हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उर्दू को पे एक झूठा इल्ज़ाम ये भी है कि ये मुसलमानों की ज़बान है। ज़बानें मज़हबों की नहीं होती, ज़बानें इलाकों की होती हैं, रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं होती। तो बहुत सारे हिंदू लड़के हैं, पांडे है, शर्मा है, गुप्ता है, और उन्होंने उर्दू पढ़ी ऑन देयर ओन, इसलिए कि वो उनका विरसा थी और उन्हें मालूम हो कि पॉलिटिकली वो डिस्कनेक्ट हो गए उर्दू से, मगर उन्होंने खुद पढ़ी और इतनी अच्छी शायरी करते हैं कि इंतजार। अब आप ये शेर सुनिए कितना अच्छा है, इन्हीं लड़कों में से किसी का है कि दानिशमंदो रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है। क्या क्या तो ऐसा नहीं है कि अच्छी शायरी नहीं हो रही, और लेकिन अब मुशायरा जो है, हर चीज़ चूँकि कमर्शलाइज हो गई तो मुशायरा काहे बच जाए, तो वो ज़रा एक ऐसा चटखारे वाली चीज़ हो गई है कि उसमें ज़रा शायरी जो है आमतौर से ज़रा थोड़ी सी वर्थ डिस्कसिंग है। लेकिन ये लोग बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और ये अपना मुकाम बना रहे हैं, कोई शक। तो मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू शायरी रहेगी, बड़ी कमाल की चीज़ है, इसका अपना एक जादू है उर्दू शायरी का। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि दुनिया तो है और अपने महवर पे भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है और उर्दू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन जो गीत निगारी है, जी, हमने 70 की दहाई में देखी, 80 की दहाई में, अब गीत निगारी कहाँ है? वो किस सतह पर है? खास तौर पर मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। गीत निगारी अच्छी हालत में नहीं है, और उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ टैलेंटेड राइटर्स या नए लड़के जो है टैलेंटेड नहीं हैं। इरशाद कामिल है, वो अपना अमिताभ भट्टाचार्य है, अमिताभ भट्ट, ये सब टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ये कि उन्हें मौका नहीं मिलता। अच्छा, वो मौके की वजह कई हैं। एक तो हुआ क्या है कि जैसे जैसे ज़िंदगी का टेम्पो बढ़ा है, मौसीकी भी उसके साथ चली है, ज़िंदगी फ्रेंटिक होती जा रही है, मौसीकी भी फ्रेंटिक होती। तो जब इतने बीट और इतनी तेज़ी से एक धुन चलेगी तो उसमें अल्फाज आप रजिस्टर नहीं कर पाए, आपके पास वक्त नहीं है उन लफ्ज़ों को पीने का, उन पे रिफ्लेक्ट करने का, उनकी गहराई, उनके नुआंसेस को अप्रिशिएट करने का। तो तेज़ी एक तो ट्यून की, दूसरे क्या हुआ है कि जो नई जनरेशन हमारे यहाँ डायरेक्टर्स की आई है वो हिंदी सिनेमा पे नहीं पलते, उनका जो हेरिटेज है वो वेस्टर्न और कॉन्टिनेंटल सिनेमा है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कॉन्टिनेंटल से इम्प्रेस है, जो कम है वो सिर्फ हॉलीवुड से। इनको हिंदुस्तान में कहानी सुनाने की जो ट्रेडिशन है उससे वाकफियत नहीं। हमारे यहाँ गानों की इजाद फिल्मों ने नहीं किया था, जब टॉकीज नहीं थी उससे पहले उर्दू फारसी थिएटर था, नौटंकी थी,
उससे पहले रामलीला थी, कृष्ण लीला थी, उससे पहले संस्कृत के ग्रेट प्लेस थे, 3000 2500 साल पुराने, 3000 साल, मिर्च कटिकम, शकुंतलम। यहाँ से नौटंकी हो, वो मिर्च कटिकम हो कि नौटंकी हो या उर्दू पारसी थिएटर हो, इन सब में गाने होते थे। रामलीला, कृष्ण लीला गाने होते। हम कहानी गीतों के साथ सुनाते हैं, ये हमारी हजारों साल की ट्रेडिशन है। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि जब आला मारा पहली बार पहली टॉकी बनी तो उसमें छोटे 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 50 गाने थे। कोई ऐसा नहीं है कि एक वक्त आया कि जब फिल्में बनना शुरू हुई तो सोचा गया कि इसमें कहानी में गाना डाले कि नहीं डाले, ऐसा नहीं। वो तो इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, दिस इज अ वे ऑफ टेलिंग स्टोरी, और ये चलता रहा। अब क्या किस्सा है कि ये जो वेस्टर्न सिनेमा पे पले हुए डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं, इनके अंदर एक एम्बैरेसमेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि लिप सिंक एक हीरो पार्टी में खड़ा गाना गा रहा है या हीरोइन छत पे अकेली बैठी गाना गा रही, तो अननेचुरल है, तो ये ठीक नहीं है। तो अब गाने जो है, मगर गाने हिंदुस्तान में बिकते हैं, उनकी एक मार्केट है और फिल्म के थ्रू बिकते हैं, तो उसको गानों को ये छोड़ा भी नहीं इन्होंने और अपनाया भी नहीं। एक बीच का रास्ता निकाल के मोस्ट ऑफ द सॉन्ग आर प्लेड ऑन इन द बैकग्राउंड, और जो फोरग्राउंड के गाने होते हैं वो सब आइटम सॉन्ग होते हैं। अब वो आइटम सॉन्ग में क्या बेचारा शायर डेप्थ ले आएगा, क्या करेगा। दूसरी कि आपने एक सोसाइटी तैयार की है पिछले 40-50 साल में, जिसमें आपने बच्चे को पोइट्री तो बताई ही नहीं, बच्चे को लिटरेचर तो सिखाया ही नहीं। आपने तो धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसा जोड़ो, ये सिखाया कि तालीम का मतलब ये है कि बेटा तुम अच्छा कमा सको। अब शायरी से तो तुम नहीं कमा पाओगे और क्लासिकल म्यूजिक से तो नहीं कमा पाओगे, ये बेकार चीज है, ये वक्त ज़ाया होता है। तुम वो सीखो जिससे पैसा कमा सको। तो इस सिलसिले में ये जो ग्रेवी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में बहुत सारा सामान प्लेटफॉर्म पे रह गया। वो प्लेटफॉर्म पे जो सामान रह गया पीछे, उसमें है पोइट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज श्रिंक कर गई है। इस नुकसान को कोई संजीदगी से देख नहीं रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन अब ये जो फिल्में बनाते हैं, लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, गाना लिखते हैं, ट्यून बनाते हैं, ये मार्शियन तो नहीं है, ये इसी समाज से आए हुए लोग हैं। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं भी क्योंकि यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कंडीशनिंग ने पिछले कुछ 30-35 साल में जो हमने देखा है, वहां पर जितनी तेजी से इंडस्ट्री आई है, उसका असर ये पड़ा है कि लोगों के यहाँ बच्चों को हमने बताया कि लिटरेचर अहम नहीं है। नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, पूरे समाज में है। तो समाज में आप ये बताइए, मैं तो कल भी पूछा था वहां कि कितने लोग हैं जिनके घर में शायरी की किताबें, कितने लोग हैं जो बच्चे हैं, सोचते माँ बाप कहाँ जा रहे हैं, वो आए हैं रविशंकर जी या हरिप्रसाद चौरसिया या शिव कुमार शर्मा, उनका कॉन्सर्ट सुनने जा रहे हैं। बच्चा जाए ना जाए तो क्यूरियोसिटी तो होगी कि माँ बाप कहाँ जा रहे हैं, कौन है भाई शिव कुमार शर्मा, कौन है हरिप्रसाद चौरसिया, नाम तो सुनेगा, कौन है जाकिर खान जिनका तबला सुनने मेरे माँ बाप जा रहे हैं। तो उसके दिल में कोई तजस्सुस तो पैदा होगा, कोई क्यूरियोसिटी तो आएगी। किसी दिन बड़े होके जब सुनेगा जाकिर तो सोच, चलो यार मैं भी, मेरा बाप सुना करता, सुनूं तो सही, कोई तो कनेक्ट होगा। आपने वो कनेक्ट ही तोड़ दिया। सिखाना तो दूर की बात है, आप मिसाल भी नहीं पेश कर रहे हो, तो कैसे हो? उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, जिंदगी में उसने कभी एक शेर नहीं सुना किसी से, माँ बाप को शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उनके घर में कोई किताबें हैं इस तरह की। अब आप चाहते हैं कि बहुत साहिर के जो बहुत और शैलेंद्र के गाने थे वैसे होने, क्यों होंगे भाई, कहाँ से आएंगे? सुनने वाले को भी पता नहीं, बनाने वाले को भी पता नहीं, सब ठीक है, चल रहा है। एक गाना था, उसमें था मैं तेरा कत्लेआम कर दूंगा, मुझे तो किसी कोई नहीं मिला जिसने कहा कि भाई एक आदमी का कत्लेआम कैसे करेंगे। सब चलता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो अभी जो लोग वहां पर हैं, जो बना रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है, ना लैंग्वेज के बारे में, ना पोइट्री के बारे में। मगर एक अच्छी बात है, शुक्र है कि हॉल में बैठे हुए आदमी को भी नहीं मालूम। तो ये जो उल्टा सीधा करते हैं उनको ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी चल रही है। अरे जावेद भाई, आपने शुरू में कहा कि जो उर्दू शायरी की रिवायत है वो अब एथियस्ट ना सही लेकिन एग्नोस्टिक तो है। ज़ाहिर है शायर मुख्तलिफ तहजीबों को भी पढ़ा होता है और वो
मज़ाहिब और नज़रियात से भी वाकिफ़ होता है। आप क्या देखते हैं कि एक शायर की निगाह में जो मज़ाहिब हैं, जैसे कि आपने कहा एग्नोस्टिक और एथिस्ट निगाह से लिखी जाती रही है हमारी, कम से कम हमारी ज़ुबान में शायद, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा इंसानी हुकूक या ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी अब एक मज़हब किसी सूरत इख्तियार नहीं कर गए, एक ग्लोबल रिलीजन जिस पे आपको मानना ही पड़ेगा क्वेश्चनिंग के बगैर? देखिए, मैं उसूल के खिलाफ नहीं हूँ या कानून के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फेथ के खिलाफ हूँ। फेथ का क्या मतलब है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? आई बिलीव देयर इज नॉर्थ पोल, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मैं खुदा को नहीं मानता इसलिए कि मैंने खुदा को नहीं देखा, मैंने तो नॉर्थ पोल भी नहीं देखा, तो क्या हो गया? मगर मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल है। क्यों मानता हूं बगैर देखे? इसलिए कि अगर ये दुनिया गोल है तो इसका कोई टॉप होगा ही। अच्छा, फिर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जाके देख के आ गए हैं। मैं अगर इतना ही इंसिस्टेंस है मेरा तो मैं जा सकता हूँ, नामुमकिन नहीं, मैं जा सकता हूँ। दूसरी एक कि कोई आदमी क्या वजह हो सकती है कि झूठ बोले कि नॉर्थ पोल के ऊपर एक टॉप है? अरे भाई, गेंद अगर एक है तो टॉप तो होगी ना। तो गवाह भी है, सबूत भी है, लॉजिक भी है, और चांस है कि मैं उसे जाके कंफर्म भी कर सकूं। इसलिए मैं मानता हूं, ये मेरा बिलीफ है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? बिलीफ वो है जिसका कोई विटनेस, कोई रैशनल, कोई लॉजिक, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ हो। अगर वो है तो वो फेथ नहीं है। आप कुछ भी माने अगर इन चीजों के साथ, तो वो बिलीफ है। तो फेथ क्या है? फेथ वो है जो इन चीजों के बगैर माने। आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएं जिसमें ना कोई विटनेस हो, ना कोई एविडेंस हो, ना कोई प्रूफ हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो। दैट इज फेथ। नाउ हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन फेथ एंड स्टुपिडिटी? बिकॉज स्टुपिडिटी भी यही है कि आप कोई ऐसी बात माने जिसकी ना कोई लॉजिक हो, ना रीजन हो, ना एविडेंस हो, ना प्रूफ हो, ना कोई विटनेस हो, और आप मान रहे। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है डिफरेंस, नंबर ऑफ फॉलोअर्स। अगर मैं ये मान लूं कि साउथ अमेरिका में एक मेरा अंकल है जिसकी सिल्वर माइंस है, और वो अब कैंसर के लास्ट स्टेज पे है, 3 या 4 महीने में मर जाएगा, और वो सारी सिल्वर माइंस मेरे नाम करने वाला है, तो मुझे मेरे बही ख्वाह जो है वो पागल खाने में भिजवा देंगे। भी तो बिल्कुल ही पागल हो गए। अब ये सुबह से शाम तक अपने साउथ अमेरिकन अंकल की बात करते, जो है ही नहीं। जो है नहीं। लेकिन अगर दुनिया में 10 करोड़ आदमी साउथ अमेरिकन अंकल की इबादत शुरू करे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई उनका बिलीव है, क्या बहस क्या करो, वो लोग मानते हैं। हमें इट इज्जत इज तो द करना होगा। नंबर ऑफ इडियट्स दैट गिव डिग्निटी टू अ फूलिश आइडिया। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आखिर में जावेद भाई बताइए, मुस्तकबिल, अब तो यूँ लगता है जैसे हर रोज़ एक मुस्तकबिल दस्तक दे रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, और हम मुस्तकबिल देखते हैं कि जैसे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। और जो दुनिया हम देख भी रहे हैं, ये दुनिया तो ज़ाहिर इंसान की बनाई हुई बहुत सारी दुनिया इसमें चीज़ें हैं, उसमें तो फितरत का बहुत थोड़ा ही अमल दखल रह गया। आप ये बताइए कि एक शायर के तौर पर आप आज से 50 साल 100 साल बाद की दुनिया को कैसा देखते हैं? क्या वो ऐसी दुनिया होगी या वो मुख्तलिफ दुनिया होगी? हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, और अगर इमेजिन भी करें तो हमें लोग पागल कहेंगे कि क्या हो जाएगा। और कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि अगर 500 बरस पहले आपने किसी से कहा होता कि तुम कहाँ हो, तुम यहाँ पर दुबई में बैठे हो, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हो रहा है वो तुम्हें दिखा देंगे, हम देखना तुम यहाँ पर, तो आपको क्या कहता? और या ऑस्ट्रेलिया चलना है तो चलो, एक लोहे का बड़ा सा जहाज है जिसमें 250 आदमी बैठ के हवा में उड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, तो आपको क्या कहता वो? या एक काम करो, अगर ये इस पे नहीं देखना तो ये रखा है ना, इसको रेडियो कहते हैं, इस पे सुन लो, वो बयान आ जाएगा सब। अच्छा, तुम बात ही कर लो ना, ये फोन है, तुम उनसे बात कर लो कि हम आए कि ना आए ऑस्ट्रेलिया में जो है। ये सारी बातों पे आपको पकड़ के वो पागल खाने भेज देते।
क्या बातें कर रहा है आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है? लोहे का जहाज उड़ रहा है हवा में 250 आदमियों के साथ, ये यहाँ बैठा हुआ बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से। मिसाल के तौर पे जब आया था सिकंदर पंजाब में, अगर पोरस ने मोबाइल लगा के उसकी बात करा दी होती अरिस्टोटल से, तो वही मर जाता सिकंदर, किस्सा खत्म हो जाता कि ये बात कीजिए, उधर से आती हेलो अलेक्जेंडर, बस काफी था। तो, तो जो चीजें नामुमकिन थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन थी, वो अब हो गई है और हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसे। हमें कोई हैरत नहीं होती, हम तो नहीं अरे टीवी पे कैसे आ गया था, तो नहीं करते। हम जहाज में उड़ते आराम सो जाते, हमें फिक्र भी नहीं 40,000 फीट पे एक चीज उड़ रही है मशीन, मैं तो आराम से सोता हूँ। उसी तरह से अगर मुस्तकबिल के बारे में आप बात करेंगे तो लोग कहेंगे पागलपन की बात है। मिसाल के तौर पे मेन बात बताता हूँ मैं, मौत जो है वो असली मसला है इंसान का। ये सारी दवाएं काहे के लिए बनाता है? सेहत के लिए थोड़ी बनाता है, मरने ना पाए आदमी इसके लिए बनाता है। आप कैंसर से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? भाई कैंसर हो गया मर जाएगा, और वैसे भी मरना ही है। इंसान को मरना पसंद नहीं है, उसे सख्त नफरत है मौत से। इसके लिए उसने तरह तरह के कुछ बहाने भी बनाए हुए हैं, मरने के बाद फिर पैदा और हो उम्र तो जाऊंगा, वैसे भी डबल कर दी मरने गई के है। बाद जन्नत। नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये जो जन्नत दोजख है या जो पुनर्जन्म है, ये सब मौत से भागने की तरकीबें हैं, फैंटेसीज हैं, ताकि साइंस फिक्शन मैं की मरूं तरह। नहीं, मरना नहीं चाहता है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है वो, इस पे वर्क कर रहा है अगेंस्ट डेथ। डेथ क्या है? क्या चीज है जो मर जाती है? मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी नाक, मेरी जबान, क्या मरता है? आप मेरी आंखें निकाल लें, कान काट दें, जबान काट दें, मैं फिर भी हूं कौन मैं हूं मेरा माइंड, नॉट इवन माई ब्रेन। ब्रेन तो कैसेट है, इसके ऊपर जो गाना रिकॉर्ड हुआ है और होता रह जा रहा है, इस वक्त भी हो रहा है constantly, everything that is happening, everything that I watch, listen, see gets recorded। और ये यूनिक गाना है, ऐसा दूसरा गाना नहीं है कोई। इसलिए कि जो मैंने देखा है, जो मैंने झेला है, जो मैंने जाना है, मैं जिनसे मिला हूँ, जिस दौर से गुजरा हूँ, वो सिर्फ मेरा है। तो ये यूनिक गाना है, आपके सर में एक यूनिक सॉन्ग है, ये गाना आप है, ये जो डेटा है ये आप है। अब प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर जब टूटता है तो डेटा उसके साथ चला जाता है, दैट इज डेथ। अगर हम किसी तरह से इस कंप्यूटर से, जैसे ब्रेन कहते हैं, डेटा ट्रांसफर करना सीखे, जो कि कर रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर इस बात पे खर्च हो रहा है कि भाई ये मेमोरी रिकॉर्ड कैसे होती है, अभी तो यही नहीं मालूम, एक वेग आइडियाज है, कुछ डिटेल नहीं मालूम। तो नेचुरली यू विल बी एबल टू ट्रांसफर इट ऑल्सो। जब आपको मालूम हो यूं रिकॉर्ड होती है, तो अच्छा यहाँ से ले जाके वहां रिकॉर्ड कर दो, जैसे कि गाना एक कैसेट से दूसरे कैसेट चला जाता है। जिस दिन आप ये डेटा ट्रांसफर करना सीख गए फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, डेथ विल बिकम ऑब्सोलीट। फिर आपकी मर्जी हो मरना तो मर जाइए, नहीं मर्जी है तो आप रह सकते हैं। तो यही नहीं रहना है। अब इस वक्त बोलिए कि ये डेथ नहीं रहेगी, तो लोग क्या बेवकूफी बात कर रहे हैं। डेथ के लिए तो तुम भी तैयार नहीं हो, तभी तो तुमने अपनी जन्नत, दोज़ख और पुनर्जन्म बनाए। क्या के लिए बनाए? मरना नहीं चाहते हो, हम भी मरना नहीं चाहते, मगर हम वर्क कर रहे हो उस पर। तुम अपना एक कहानी बना के खुश हो, ये है सबसे बड़ी बात। ये और अगर ये इमोर्टैलिटी ह्यूमन रेस अचीव करती है, तो फिर क्या क्या बदलेगा? सारी जो मोरालिटी है, जो सारे आपके एटीट्यूड्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ और हो जाएगा। मतलब अगर मेरा परदादा जो है नौजवान घूम रहा है मेरे सामने, तो वो किताब, ये मेरे दादा थे, वो तो वहां क्रिकेट खेल रहा खड़ा हुआ, 22-23 साल की उम्र का लग रहा है। ये सब चेंज हो जाएगा। उसने अपना यंगर बॉडी में जब चला गया है, वहां पर है मेरा परदादा। तो इस वक्त तो हमारे लिए इमेजिन करना भी जो है वो एक पागलपन हमें ले आएगा। इतनी ये दुनिया बदलेगी। और ये दुनिया जो है भाई, पहले आप गांव में रहते थे तो दरिया क्रॉस करना
बुरी बात मानी है, खतरनाक। समंदर क्रॉस करना हिंदुस्तान में तो बहुत था, डोंट क्रॉस द ओशन। पहाड़ी के उधर नहीं जाते थे आप। कमाल ये है कि इतनी बड़ी बड़ी हमारे मुल्क में गुप्ता, मौर्य, मुगल, इतने बड़े बड़े अंपायर्स हुए, इनमें से एक नैनीताल नहीं गया, इनमें से एक ने मसूरी नहीं देखी, रानीखेत नहीं देखा। ये सारे हिल स्टेशन तो अंग्रेजों ने डिस्कवर किए कि नैनीताल में एक झील है, ये मुगल बादशाहों को या मौर्य को नहीं पता था, वो कभी गई नहीं। तो अभी तो हम इतने लिमिटेड है, अल्टीमेटली हम फैलेंगे धीरे 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 धीरे। जो लोग कहते थे ये कोलंबस पागल है, ऐसे जाएगा, गिर जाएगा नीचे इसका जहाज, जमीन तो चपटी है, गिर जाएगा। तो हमने तो अभी 500 साल 600 साल हुए हमको, हमने डिस्कवर किए कॉन्टिनेंट। अभी हम जानते क्या है, 500-600 साल क्या है यूनिवर्स की हिस्ट्री में? कुछ भी नहीं। आप इस प्लेनेट पे ही नहीं रहने वाले हैं, आप फैल जाएंगे। जैसे आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाके रेसेस सेटल हो गई, जो कॉकेशियन रेस है कहाँ कहाँ सेटल हुई जाके, और आप हिंदुस्तानी देखो दुबई में सेटल हो रहे हैं, कितना मूवमेंट। तो ये आपका प्लानिटरी होगा, ये गैलेक्सीज का होगा, जाके अलग अलग जगह सेटल हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से बेताल्लुक भी हो जाएंगे, फिर उनमें आपस में फौकियत की बहस चलेगी, क्या क्या होने वाला है मालूम नहीं। बहुत शुक्रिया। आदाब।